दोस्तों 5 मार्च 2024 ये तारीख भारत के इतिहास में शायद कभी भूली नहीं जाएगी, क्योंकि इसी दिन इंडिया ने अपने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंट्री कर ली है, जिससे अब इंडिया के थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम का रास्ता भी साफ हो गया है। ये बात कितनी बड़ी है उसका अंदाजा केवल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश बन सकता है, वो भी बिना किसी एनवायरमेंटल वेस्ट के। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्या अचीव कर लिया है, तो दोस्तों उसका नाम है PFBR, यानी कि प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे आगे हम डिटेल में तो समझेंगे ही, लेकिन इसका बेसिक मतलब होता है कि इंडिया ने एक ऐसा रिएक्टर बनाया है जिसमें जितना फ्यूल डाला जाएगा ये रिएक्टर उस फ्यूल से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सुनने में तो ये एक चमत्कार की तरह लग रहा है, लेकिन ये चमत्कार जितना हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है उतना ही हमारे देश की मिट्टी का भी इसमें हाथ है। जी हाँ दोस्तों, इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया जाएगा वो कुछ और नहीं बल्कि थोरियम होगा। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व मौजूद है। और दोस्तों ये थोरियम ही है जो आने वाले समय में इंडिया को ना सिर्फ उसके थर्ड और फाइनल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में ले जाएगा, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का सपना आज का नहीं बल्कि 1950 में डॉक्टर होमी भाभा ने देखा था, जब दुनिया भर के देश भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और भारत के पास यूरेनियम जैसे जरूरी फ्यूल का कोई एक्सेस नहीं था। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ये थोरियम क्या है जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आने वाले समय में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वरदान साबित होता है। साथ ही में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आखिर इंडिया का 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और इंडिया ने जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है वो कैसे काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि कैसे ब्रीडर इंडिया को डेवलप करने और उसकी ग्लोबल इमेज को मजबूत करने में भी हमारी मदद करेगा। और दोस्तों ये वीडियो इंडिया के उन सभी साइंटिस्ट की सालों की मेहनत को आसान भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। पर अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज थोरियम एंड व्हाई इज इट अ ट्रेजर फॉर द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों थोरियम को समझने से पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर आमतौर से कैसे काम करता है आइए उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके अंदर फिसाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिसाइल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन यानी कि उसके न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी जनरेट करना बहुत आसान होता है और इसीलिए रिएक्टर यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे बहुत आसानी से यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाता है और उसके टूटने के साथ ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है और ये हीट ही बाद में बॉयलर में जाकर पानी से वेपर बनाती है और वो वेपर टरबाइन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन इस प्रोसेस में यूरेनियम के कई न्यूट्रॉन्स भी टूटकर तेजी से मूव करते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए कार्बन ग्रेफाइट या पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूरेनियम के न्यूट्रॉन कार्बन में फंस जाते हैं जो एक तरह से न्यूक्लियर वेस्ट तैयार करते हैं। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस। अब दोस्तों इंडिया में इसके उलट थोरियम से बिजली बनाने की बात की जा रही है। थोरियम भी बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मेटल है और दोस्तों ये नेचर में यूरेनियम से ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ये ज्यादातर सैंड, सॉइल, रॉक और वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये यूरेनियम से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास फिसाइल प्रॉपर्टीज नहीं होती और इसीलिए इन्हें डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि थोरियम का नाभिकीय विखंडन पॉसिबल नहीं होता है। अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद आप में से कई लोग ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो यूरेनियम ही है, लेकिन आइए अब आपको थोरियम का मैजिक दिखाते हैं। दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि नॉर्मल कंडीशन में थोरियम का न्यूक्लियस नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें अगर थोड़ा सा यूरेनियम या फिसाइल रेडियो एक्टिव वाला मटेरियल मिला दें तो ये इनफाइनाइट फ्यूल की तरह काम कर सकता है। यानी कि एक बार अगर जरा सा यूरेनियम थोरियम के साथ मिलाकर फ्यूल बना लिया जाए तो ये फ्यूल कभी खत्म नहीं होगा और रिएक्टर में कभी एनर्जी बननी बंद नहीं होगी। लेकिन ऐसा कैसे? तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि थोरियम महज न्यूक्लियर वेस्ट से ही ट्रिगर होकर इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट कर सकता है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। इंडिया में कुल 25% थोरियम मौजूद है जो करीब 3,60,000 टन के बराबर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में थोरियम उड़ीसा और केरला के सी बीचेस में ज्यादा मौजूद है। इसीलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोरियम को इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो उसे आने वाले समय में यूरेनियम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और इंडिया ने अपने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा करके यही कर दिखाया है। इसीलिए अब आइए समझते हैं कि इंडिया का 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है जो पूरी दुनिया से अलग न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट करने की ओर इंडिया को लेकर जाएगा। 3 स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया।
दोस्तों, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1956 में, जब इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल यूके ने दिया था और इंडिया ने उसे पूरी तरह से अपने यहाँ डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों, अगर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को दिया जाता है तो वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें इंडिया का ओपेनहाइमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की जिद थी कि इंडिया के पास उसका न्यूक्लियर बॉम्ब हो। लेकिन दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा डॉक्टर होमी भाभा ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काफी और भी काम किया था और उन्हें ये पता था कि इंडिया के पास यूरेनियम का बड़ा रिजर्व नहीं है, इसीलिए इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ेगा, जो आगे चलकर इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर होमी भाभा ने पहले ही इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया था कि इंडिया को आगे चलकर दूसरे देशों पर डिपेंड होना ना पड़े, और यही कारण था कि उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम की बजाय थोरियम को एज अ फ्यूल चुना था, जिससे एनर्जी जनरेट करने के लिए उन्होंने 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1950s में डिजाइन किया था। दोस्तों, ये स्टेजेस PWHR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और AWHR यानी एडवांस्ड हैवी वेट रिएक्टर हैं। फर्स्ट स्टेज। दोस्तों, पहले स्टेज यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो इसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें U-238 सबसे ज्यादा होता है और यूरेनियम 235 सिर्फ 0.75% ही होता है। ये स्टेज एक बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है, जिसमें नेचुरल यूरेनियम को फिजन के रिएक्शन की मदद से तोड़कर एनर्जी जनरेट की जाती है। लेकिन दोस्तों, इस स्टेज में प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है और इसमें होने वाले चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हैवी वाटर मॉडरेटर के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यही प्लूटोनियम सेकेंड स्टेज के रिएक्टर में बेसिक फ्यूल की तरह सप्लाई किया जाता है और इसी रिएक्टर को फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कहते हैं, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और दोस्तों इसमें स्टेज 1 के बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला हुआ प्लूटोनियम 239 फ्यूल की तरह इंजेक्ट किया जाता है और साथ ही यूरेनियम भी यानी U-38 इसके साथ मिलकर प्रॉपर फ्यूल बनाते हैं और ये फ्यूल फिजन रिएक्शन के बाद प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है और इस फ्यूल में प्लूटोनियम 239 जहां एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहीं यूरेनियम 238 एनर्जी के साथ साथ प्लूटोनियम 239 भी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये स्टेज जितना प्लूटोनियम 239 कंज्यूम करता है उससे ज्यादा प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करता है और इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा रिएक्टर जो जितना फिसाइल मटेरियल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता हो, जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से ब्रीडर रिएक्टर की मदद से ज्यादा प्लूटोनियम 239 इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये सेकेंड स्टेज यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद सेकेंड स्टेज में ही प्लूटोनियम 239 को थोरियम के साथ मिलाकर फिजन रिएक्शन किया जाता है, जिसमें प्लूटोनियम 239 से निकलने वाला न्यूट्रॉन थोरियम को अनस्टेबल कर देता है और थोरियम यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एनर्जी जनरेशन के साथ ही साथ थोरियम की मदद से यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस करना है, जो कि एक हाईली एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल है। और दोस्तों, इसी के बाद से शुरू होता है स्टेज 3, जिसे हम एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। स्टेज 3। दोस्तों, स्टेज का मेन पर्पस सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को जनरेट करना है और स्टेज में सेकेंड स्टेज से मिला हुआ यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूल को रिसाइकिल करने में थोरियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दरअसल दोस्तों, यूरेनियम 233 फिजन रिएक्शन के बाद एनर्जी के साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसे थोरियम अब्सॉर्ब कर लेता है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि थोरियम एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करके एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है, जो फर्दर प्रोटेक्टेनियम में टूट जाता है और ये प्रोटेक्टेनियम बेटा डीके के बाद वापस से यूरेनियम 233 बनता है। और दोस्तों, इस तरह से थोरियम की मदद से यूरेनियम 233 जो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है वो वापस रिसाइकल होकर एक फ्यूल के रूप में अलग कर लिया जाता है, जिससे एक कंटिन्यूअस लूप फॉर्म होता है और बिना एनरिच्ड यूरेनियम के भी कॉन्स्टेंटली एनर्जी जनरेट होती रहती है और इस स्टेज में भी मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो सबसे एम्बिशियस पार्ट है वो है स्टेज 3, जबकि बाकी के दोनों स्टेज एक तरह से स्टेज 3 को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही हमारा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बिना स्टेज 2 और 3 के यहाँ तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है। और आइए इसीलिए समझते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बन जाने से इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे पूरी तरीके से बदल जाएगा। हाउ दिस न्यू अचीवमेंट विल चेंज इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम।
दोस्तों अभी जो इंडिया ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप बनाकर अचीवमेंट हासिल की है, उसमें सबसे ज्यादा इंडिया को ये फायदा हुआ है कि अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बन जाने के बाद से इंडिया को थर्ड स्टेज या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम के इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम का रिजर्व बहुत कम है। और दोस्तों इंडिया अपने पहले रिएक्टर बनने के साथ ही यूरेनियम के इंपोर्ट पर डिपेंड हो गया था, जिसके लिए ब्रिटेन ने हमें न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड किया था, जिसके बाद इंडिया को कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान और जापान तक के साथ न्यूक्लियर डील करनी पड़ी थी ताकि उनसे हमें यूरेनियम की सप्लाई मिलती रहे। और दोस्तों इसी वजह से इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इतना डिले हुआ और इंडिया को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज में एंटर करने में 55 साल का समय लग गया। लेकिन दोस्तों ये डिले आखिर क्यों हुआ, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और दरअसल दोस्तों ऐसा हुआ क्योंकि 1969 में इंडिया ने अपना स्टेज 1 शुरू किया था और ऐसा माना जा रहा था कि 1977 तक इंडिया अपना सेकेंड स्टेज यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 1974 में इंडिया ने पोखरण में अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, जिसकी वजह से बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर गई और उसे रोकने की कोशिश में उन्होंने इंडिया पर तमाम तरह के सैंक्शन लगा दिए, जिस वजह से इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल नहीं हो पाया और इंडिया ज्यादा मात्रा में प्लूटोनियम जनरेट ही नहीं कर पाया। और यही कारण था कि ये प्रोसेस डिले हो गई। लेकिन दोस्तों साल 2003 में जब गवर्नमेंट ने फाइनली स्टेज को कंप्लीट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया तो एक मुसीबत और सामने आ गई। और दरअसल सालों से जो इंडियन स्टाफ नए न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ट्रेन हो रहे थे वो 2003 तक रिटायर होने लगे और इस वजह से सेकेंड स्टेज में पहुंचने में इंडिया को डेकेड से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन दोस्तों अब फाइनली इंडिया वापस से उस स्टेज में पहुंच गया है जब अगले कुछ ही सालों में उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया को डेवलप होने के बाद आज के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से ही हासिल की जा सकती है। तो इस तरीके से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जल्दी खत्म होने का मतलब डेवलप्ड इंडिया की शुरुआत भी है। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट भी हो जाएगा कि उसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया सालों से एनएसजी की मेंबरशिप की रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि उसे न्यू एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई होती रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। पर अब इंडिया को इस मेंबरशिप की जरूरत नहीं होगी और ब्रीडर रिएक्टर के बाद अब इंडिया को यूरेनियम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके साथ ही इंडिया 2070 तक अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को भी अचीव कर लेगा, जो आज तक बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज अचीव नहीं कर पाई है। और साथ ही आज जिन देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहां पर न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हर साल 2 मीट्रिक टन न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे डंप करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेस्ट एग्रीकल्चर और वाटर से लेकर डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ तक थ्रेट बनकर सामने आएगा। लेकिन दोस्तों इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को प्रोड्यूस होने से रोकता है और इसी वेस्ट को फ्यूल की तरह रिसाइकिल करके एनर्जी जनरेट करता है, जो आगे चलकर इंडिया में न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या को रिड्यूस कर देगा। कंक्लूजन दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लेने से थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का रास्ता बहुत क्लियर हो गया है। और अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में एक प्रोमिनेंट कंट्री बनकर सामने आएगा। और आज जहां यूके, यूएस, फ्रांस और जापान जैसे देश इस थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने के लिए प्री थिंकिंग एरा में है, तो वहीं इंडिया उनसे कई कदम आगे निकल चुका है, जिसके लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और इंडियन साइंटिस्ट को जितना भी क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। क्या दोस्तों ये है एंड इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।